Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good and doing great. As you all know कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर। ओके, तो इस एग्ज़ाम के रिलेटेड हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जॉब रिलेटेड अवेयरनेस। ओके, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ कोर्ट नॉलेज। ओके, कोर्ट नॉलेज या हम कह सकते हैं कोर्ट टर्म्स। तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं। लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन आई लॉस द काउंटिंग। सो दिस इज़ द वीडियो विच इज़ 6th पार्ट ऑफ द सीरीज़। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई के ऊपर, यानी ई पे जितने भी टर्म्स बनते हैं कोर्ट में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन जुडिशरी में ई पे जितने भी टर्म्स बनेंगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने 5 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें हमने ए के ऊपर बात की है, बी के ऊपर बात की है, सी के ऊपर बात की है और डी के ऊपर बात की है। यानी जितने भी टर्म्स इनके ऊपर बन गई है वो हमने डिस्कस किए हैं। सो इस वीडियो में हम ई के ऊपर बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कभी आप वीडियो को स्किप करते हैं तब आप बहुत चीज़ें मिस करते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म से, दैट इज़ इजिप्टमेंट। तो इजिप्टमेंट क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें इजिप्टमेंट के बारे में, तो इजिप्टमेंट का मतलब होता है निकालना। क्या होता है? निकालना। ओके, क्या? निकालना। तो बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि आप सर थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हो, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊंगा। तो देखिए, इजिप्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अ लीगल केस फाइल्ड अगेंस्ट समवन हु इज अ होल्ड ओवर टी नेट। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टी नट के बारे में। टी नट हम किसको कहते हैं? तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा यहाँ पे कि टी नट हम किसको कहते हैं? किराएदार को। किसको? किराएदार को। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे। अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि एक और बी, ये क्या है? 2 पर्सन है आपस में। ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट साइन होता है। क्या होता है? इन दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होता है। ए के पास कोई प्रॉपर्टी है, मान के चलो ए के पास कोई बिल्डिंग है। अब ए यहाँ पे आया, ए ने बी को बोला कि मैं यहाँ पे रहूंगा एज ए टीनर। ठीक है, ये जो आपके पास बिल्डिंग है इसको मुझे दे दो और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो और मैं यहाँ पे कुछ काम करूँगा, तो जिसके कारण मुझे यहाँ पे बैठना होगा एज ए टीनेट। लेकिन जब इन दोनों के बीच साइन हुआ एग्रीमेंट, उसमें बताया गया कि आप यहाँ पे खाली 5 साल तक रह सकते हो। ओके, यानी उसको एक फिक्स्ड टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है? फिक्स्ड टाइम। ओके, तो जब इसको फिक्स्ड टाइम दिया गया है, उसके बाद क्या कहा गया इसमें कि आपको 5 साल के बाद यहाँ से निकलना है। तो ये एग्रीमेंट इन दोनों के बीच साइन हुआ। लेकिन जब यहाँ पे टाइम खत्म हुआ, जब 5 साल यहाँ पे खत्म हुए, तो ए को जब बोला गया है बी की ओर से कि यू हैव टू गो नाउ, आपको यहाँ से अब जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जाना होगा क्योंकि आपका जो एक्सपायरेशन डेट था, ठीक है, यानी एक्सपायरेशन डेट ऑफ लीज जो था, आपने लीज पे लिया था ये, अब आपका जो एक्सपायरेशन डेट है लीज का वो आपका खत्म हो चुका है। नाउ यू हैव टू गो। ओके, तो फिर ए क्या करता है? ए बोलता है कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा और मैं इस चीज़ को खाली नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इसने बोला कि मुझे ये दे दो किसी लीज के लिए और मुझे यहाँ पे कोई बिजनेस सेटअप करना है या कुछ और सेटअप करना है। ओके, तो ए ने जब इसको बोला कि मुझे यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना है, अब इसको लगता है कि यहाँ से मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और अब ए बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो फिर क्या होता है? बी क्या करेगा? बी ओबियसली इसके ऊपर केस फाइल करेगा। जब बी इसके ऊपर केस फाइल करेगा तो एक केस इसके ऊपर फाइल हो जाएगा जिसमें क्या कहा जाएगा कि जब केस फाइल किया जाएगा किसकी ओर से? बी की ओर से। तो जब पुलिस इसके ऊपर देखेगा या जब इसको कोर्ट इसके ऊपर देखेगा, ठीक है, जब वो उसको इस केस को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, जब वो उस एग्रीमेंट को देखेंगे कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, जब वो इस चीज़ को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि अब इसको यहाँ से जाना होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजिप्टमेंट। ठीक है, यानी जब कोई टीनेट किसी जगह पर रह रहा है, ठीक है, एज ए होल्ड ओवर टीनेट, तो उसको जब वहाँ से एक्सपायरेशन
डेट होती है लीज का, तब जब उसे वहाँ पे निकलना होता है तो क्या बोले, जो ये पर्सन होता है जो एज ए टीनेट वहाँ पे रहता है, तो वो बोलता है मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। तो इसके ऊपर फिर किसके ओनर की ओर से क्या किया जाता है, केस फाइल किया जाता है, किसके लिए, इजिक्टमेंट के लिए, ताकि उसको वो वहाँ से निकाल सके। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इजिक्टमेंट। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, दिस पॉइंट इज एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, एग्जाम पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग? तो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? एज यू ऑल नो कि वी आर फ्रॉम कश्मीर। ठीक है, हम कहाँ से है? वी आर फ्रॉम कश्मीर। तो हम कश्मीर से है, आप लोगों को पता होगा, एंड वी हैव विटनेस्ड दैट, वी हैव सीन सच काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, क्या 2016, 2010, ठीक है, या हमने देखा होगा 2019। ओके, तो ये टर्मर हमने देखा है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे हमने ऐसी सिचुएशंस देखी है, कर्फ्यू सिचुएशंस देखे हैं, जहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, जिसमें हुर्रियत के कुछ लीडर्स हैं, या जिसमें हम पीडीपी की जो एक्स यहाँ पे थी, क्या थी, एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती, जिसको क्या किया गया था, होम अरेस्ट किया गया था। ठीक है, या जिसको हाउस अरेस्ट किया गया था, या हुर्रियत के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको क्या किया गया था, हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो ये अब क्या होता है, इससे क्या नाता है, हाउस अरेस्टिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, इसका इससे क्या नाता है? तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की, ठीक है, तो ये एक तरह का सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो प्रोवाइड किया जाता है किसको, प्रोबिशन ऑफिसर को। किसको? प्रोबेशन ऑफिसर को दिया जाता है। किसको? प्रोबिशन ऑफिसर, या फिर हम जिसको कहते हैं बेल कमिश्नर। क्या? बेल कमिश्नर। ठीक है, तो इसको ये प्रोवाइड किया जाता है, मुहैया किया जाता है, किस लिए? ताकि जितने भी जो क्या होते हैं, जितने भी ऑफेंडर होते हैं, ऑफेंडर इन द सेंस जिनको क्या किया जाता है, जिनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, यानी जिनको होम डिटेन किया जाता है, तो उन ऑफेंडर्स के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है। क्यों? क्योंकि उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है, ताकि अगर इनको जो इजाज़त दी गई है कि यू हैव टू स्टे एट होम, आपको खाली घर पे रहना है, ठीक है, तो उनको ट्रैक किया जाता है किसकी ओर से? प्रोबिशन ऑफिसर, या हम कह सकते हैं कि बेल कमिश्नर की ओर से इनको ट्रैक किया जाता है, क्या ये घर पे रह रहे हैं, या इनको बाहर भी, या क्या ये बाहर भी निकल रहे हैं। अदरवाइज दे आर क्या, हैज दे लेफ्ट द होम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द ऑफेंडर वाज रिक्वायर्ड टू रिमेन एट हिज होम। ठीक है, तो क्या बोला गया था, इसको जो ऑफेंडर है, इसको इजाज़त दी गई थी, आप खाली घर पर रह सकते हो, यू हैव नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। ठीक है, आपको इजाज़त नहीं दी जाती है कि आप बाहर जा सकते हो। तो अब इसको ट्रैक करने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है, किसको प्रोवाइड किया जाता है, या किसको अपॉइंट किया जाता है? वो है प्रोबिशन ऑफिसर, या हम कह सकते हैं कि बेल ऑफिसर। तो वो इसको ट्रैक करता है क्या ये घर से निकला है या घर में बैठा ही है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक ऐसा है जिसके जरिए हम किसी भी ऑफेंडर को ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि हैज़ ही लेफ्ट द होम और नॉट, अदरवाइज ही हैज़ टू रिक्वायर्ड टू रिमेन एट हिज होम, यानी उसको क्या करना पड़ता है, उसको घर पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसको होम अरेस्ट या हाउस अरेस्ट का ऑर्डर मिला है। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग। क्लियर। तो फिर आता है एमनिसिपेटेड माइनर। तो एमनिसिपेटेड माइनर का मतलब क्या होता है? तो बात करेंगे एमनिसिपेटेड माइनर की। तो अगर माइनर की बात करेंगे, माइनर का मतलब होता है नाबालिग। क्या होता है? नाबालिग। क्या होता है? नाबालिग, या जिसको हम कहते हैं वन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, यानी जिसकी एज 18 साल से कम होगी उसको हम माइनर कहते हैं। ठीक है, तो एमनिसिपेटेड माइनर का मतलब क्या होता है? देखिए, एमनिसिपेटेड माइनर्स आर फ्री फ्रॉम पेरेंटल और लीगल गार्डियन कंट्रोल। तो एमनिसिपेटेड माइनर्स हम ऐसे बच्चों को कहते हैं जो फ्री होते हैं, यानी जिन पे किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता है, वन हु आर फ्रीली, ठीक है, जो आज़ाद होते हैं किससे? पेरेंटल, यानी अपने माँ बाप से। ठीक है, और जो इनके लीगल गार्डियन होते हैं उनके कंट्रोल से वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, यानी उन पे किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता है अपने पेरेंट्स का। यानी जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो उन पे किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रखते हैं, वो उनको आवारागर्दी के लिए छोड़ देते हैं, वो उनको आज़ाद
कर देते हैं, वो उन पर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रखते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे एंड पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियंस आर आल्सो फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन जिनके पेरेंट्स होते हैं, जिनको ठीक है, इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं। ये जो इनके लीगल गार्डियंस होते हैं वो भी फ्री होते हैं किस चीज़ से, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को टेक केयर करना, वो इससे फ्री होते हैं। वो नहीं समझते हैं इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, वो नहीं समझते कि हमें किस तरीके से इनको टेक केयर करना है। तो ऐसे बच्चे फिर बाद में क्रिमिनल बन जाते हैं। तो जब ऐसे बच्चे क्रिमिनल बन जाते हैं जिनका जो फ्री होते हैं पेरेंटल केयर से या गार्डियन केयर से, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो फ्री होते हैं पेरेंटल और गार्डियन कंट्रोल से, या जो फ्री होते हैं किससे, जिनके पेरेंट्स फ्री होते हैं फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं एमनिसिपेटेड माइनर्स, ठीक है। तो एमनिसिपेटेड माइनर्स ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे माइनर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं फ्रॉम पेरेंटल और गार्डियन कंट्रोल, और जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एमिनेंट डोमेन। तो एमिनेंट डोमेन क्या होता है? एमिनेंट डोमेन की बात करेंगे तो ये किसी लीगल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जो पब्लिक यूज़ के लिए क्या किया जाता है, विच इज़ टेकन फॉर पब्लिक यूज, जो क्या किया जाता है, जो पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ली जाती है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। किसके? ओनर के कंसर्ट के बगैर, यानी ओनर के इजाज़त के बगैर इसको क्या किया जाता है, इसको प्राइवेट जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है किसी ओनर की, इसको क्या किया जाता है, इसको लिया जाता है फॉर पब्लिक यूज़ विदाउट द कंसेंट ऑफ ओनर, जो ओनर होता है उसकी मर्जी के बगैर। तो जब ऐसी प्रोसेस होगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं एमिनेंट डोमेन। क्या कहते हैं? एमिनेंट डोमेन। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इविक्शन। इविक्शन का मतलब क्या होता है? इविक्शन का मतलब होता है लीगली फोर्सिंग ए टेनेंट आउट ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी। तो इससे पहले हमने बात की थी किसके बारे में? यू हैव टू नो दैट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इजिक्टमेंट, ठीक है। तो इजिक्टमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे बात हो रही है इविक्शन की। इविक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, इविक्शन का मतलब क्या होता है, हमने इससे पहले समझना है कि इजिक्टमेंट में क्या होता है। यहाँ पे एक एक्सपायरेशन डेट होता है लीज का, तो उसके बाद जो क्या होता है, जो टीनेट होता है उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है इविक्शन में क्या होता है, ये जो है इसको टाइम दिया गया था, आप यहाँ पे 5 साल तक रह सकते हो। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, अब मान के चलो जो ये ओनर है, ठीक है, सी कोई ओनर है, ठीक है, तो इसको और एक यहाँ पे कोई टीनेट आया है बी ने बोला कि ये मैं इससे ज़्यादा किराया दूंगा। तो अब क्या करेगा, ये लालच में आ गया, ये बोलेगा इसको कि आप यहाँ से निकलो। लेकिन एग्रीमेंट जो इन दोनों के भी साइन हो वो 5 साल तक साइन हुआ है, 5 साल तक ये इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। लेकिन अब बोलता है बी जो है, जब बी आया दूसरा टीनेट, ये बोलता है सी को, ओनर को, कि मैं क्या करूँगा, मैं आपको इससे ए से ज़्यादा पैसे दूंगा। अब सी क्या करेगा, ये लालच में आ गया, ये बोलेगा ए को कि आप यहाँ से निकलो, यू हैव टू गो नाउ, यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स, ठीक है, तो आपको कहीं और जगह पे जाना होगा। तो लेकिन यहाँ पे ये इसको क्या करता है, एक बोलेगा कि मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मेरे साथ आपको एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो वो उसको लीगली फोर्स करेगा कि आपको यहाँ से आउट होना है, आपको यहाँ से बाहर जाना है, यू हैव टू आउट ऑफ द रेंटेड प्रॉपर्टी, आपको यहाँ से जाना होगा, यहाँ से आपको बाहर जाना होगा। तो इसको अगर इस तरीके की किसी तरीके से, अगर इस तरीके से किसी रेंटेड पर्सन को आउट किया जाता है लीगली या फोर्सली, हम कैसे लीगल फोर्स उसको किया जाता है कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इविक्शन। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एविडेंस, ठीक है। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है? टेस्टिमोनी डॉक्यूमेंट्स और ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड एट अ ट्रायल टू प्रूव फैक्ट। तो किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए ऐसे क्या हमें पड़ता है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सबूत, यानी जिसको हम कहते हैं एविडेंस। यानी किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे हमें किसी फैक्ट को, किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ ऐसे किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, या किसी तरीके का कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसकी वजह से क्या, जो एविडेंस होता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब क्या होता है? एक्स पार्टे का मतलब होता है डन फॉर और द रिक्वेस्ट ऑफ वन साइडेड इन केस ऑनली। तो इसका मतलब क्या होता है, समझे, ए और बी है, क्या है, ए और बी है। तो अगर ए की बात करेंगे, ए ने केस फाइल किया है बी के ऊपर, तो ए को हम कहेंगे प्लेंटिफ, बहुत बार हमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो डी इज ऑब्वियसली, बोलो जल्दी, डिफेंडेंट। क्या है? डिफेंडेंट।
तो ए ने जब केस किया इसके ऊपर, तो अब क्या होगा, अब जब इनको कोर्ट में बुलाया जाएगा दोनों को, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर ए भी प्रेजेंट होगा और बी भी प्रेजेंट होगा तो फिर जो यहाँ पे कन्विक्टेड होगा, जिसके ऊपर चार्ज लगा होगा किसी केस का, या जहाँ पे वो मतलब प्रूव होगा कि ही इज़ द पर्सन जिसने कुछ गलती की होगी, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर क्या कार्रवाई, उसको इम्प्रिजन किया जाता है। तो दिस इज़ द सेकेंडरी प्रोसेस, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जब हेयरिंग होगी, ठीक है, जब कोर्ट में हेयरिंग होगी तो दोनों को आना पड़ेगा, चाहे ए की बात करेंगे चाहे बी की बात करेंगे। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो ए यहाँ पे आ चुका है और बी जो है ही इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ही इज़ एब्सेंट, ही इज़ एब्सेंट, ठीक है, वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो अब क्या करेगा कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था उसकी जो हेयरिंग थी उनने की, ठीक है, उसने जो फैसला सुनाना था उसने सुनाया। तो वहाँ पे क्या होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि आर वी कैन से दैट व्हेन हेयरिंग इज डन इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। तो यहाँ पे हेयरिंग क्या की गई है, यहाँ पे हेयरिंग दी गई है लेकिन किसके एब्सेंस में, बी के एब्सेंस में, यानी यहाँ पे ये एक पार्टी है और ये दूसरी पार्टी है, लेकिन एक सेकेंड, ये एक पार्टी है और ये जो दूसरी पार्टी है। तो उसके बाद क्या हुआ, बी की एब्सेंस में यहाँ पे जो हेयरिंग है वो उसको सुना दी गई, ठीक है, चाहे फैसला इसके हक में आया या चाहे फैसला इसके हक में आया, लेकिन ही वाज एब्सेंट, ठीक है, ये जो यहाँ पे था ही वाज एब्सेंट, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर पार्टी द हेयरिंग इज डन, ठीक है, यहाँ पे हेयरिंग सुना दी गई। तो एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है, एक्स पार्टी का मतलब यही चीज़ होता है कि जब हेयरिंग को दी जाएगी किसी एक पार्टी के एब्सेंस में, यानी व्हेन द हेयरिंग इज डन इन द एब्सेंस ऑफ वन पार्टी। ओके, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।